नमस्कार, मैं सुब्रभूमि रोहित शर्मा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है नया मतदाता सूची तैयार करने का। जब 5-11 विपक्षी दलों ने बात किया चुनाव आयुक्त से, तो जो निकल के सामने आई चीज़ वो यह है कि तकरीबन 20% बिहार के निवासियों का मतदान सूची में नाम कटेगा। ये वही लोग होंगे जो कि बिहार से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मजदूर पलायन करके। अर्थात इसको अगर हम संख्या में रूपांतरित करें तो तकरीबन 2 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से कटने जा रहा है। मतदाता सूची से नाम कटना मतलब आपको नागरिक होने का पहचान जो है मिट जाना है। मेरे हाथ में एक गणना प्रपत्र प्रारूप दिया गया है जिसमें 11 मुद्दे 11 पॉइंट पर लिखे गए हैं कि आपको इन मामलों पर पहचान पत्र देना पड़ेगा। वो मैं लगा दूंगा, आप देख लेंगे इसमें लिस्ट में। सवाल उठता है कि कितने लोगों के पास ये दस्तावेज होंगे। आधार कार्ड एक ऐसा सत्यापित शुद्धता से बनाया गया दस्तावेज था जो कि भारत के बल्कि बिहार के दूरस्थ इलाके के लोगों के पास भी आसानी से उपलब्ध है, जिसमें नाम की शुद्धता भी है, आदमी के 10 उंगलियों का सत्यापन है, आइरिस का पहचान है। इसके बावजूद उसको दरकिनार करके मतदाता सूची नए सिरे से तैयार करने के जो कवायद शुरू की गई है, इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यह है कि जो डाटा एंट्री होगा उसमें किसी व्यक्ति का, वो डाटा एंट्री शुद्धता से तो कतई नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मतदाता सूची जो पहले बनाया गया था, जिसमें कि इपिक कार्ड वगैरह है, उसमें नाम की भयंकर अशुद्धियाँ देखी गई थी। यह अशुद्धियाँ इसमें नहीं होगा। दावा क्या इसका दावा सरकार कर सकेगी? बहरहाल जिस तरह से चुनाव आयोग ने इसके माध्यम से एनआरसी लागू किया है और इसको बोलते हैं बैकडोर से एनआरसी को लागू करना, तो उन लोगों का क्या होगा जिनका मतदाता सूची नहीं बनेगा, नाम उनका काट दिया जाएगा। और कई सारे सवाल हैं, क्या ये उपनिवेश बनाने का, देश के अंदर एक नया उपनिवेश खड़ा करने का कवायद है? क्या देश के नागरिकों का एक गुलाम बनाने का एक प्रक्रिया है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे आज के अपने गेस्ट मीरा दत्त से। मीरा दत्त तलाश पत्रिका की संपादिका हैं। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। मीरा जी, आपके हाथ में ये एक दस्तावेज है जो सरकार ने दिया है आपको जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो दस्तावेज आपको दिया गया है, इस दस्तावेज के आधार पर जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं 87 के पूर्व का, उपलब्ध कराना कितना मुश्किल होगा आपको, या सामान्य लोगों के लिए? देखिए, ये प्रश्न पूछने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले से ही नागरिक रजिस्टर बन चुका है। एनपीआर जिसको बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो बन चुका है। वो कैसे बना है? तो आधार संख्या के द्वारा बना है। भले वो पब्लिक में ये बात नहीं है, लेकिन आपने हर आदमी का कहीं ना कहीं रजिस्टर बना लिया है। अब आपको ये कैसे मालूम है? हमेशा प्रधानमंत्री या लोग कहते हैं कि 140 करोड़ यहाँ की आबादी है, तो 140 करोड़ जो आबादी की बात ये बताते हैं, या कभी कहते हैं कि 141 करोड़ हो गया है। तो ये इसके पीछे आधार क्या है इनका बोलने का, तो इनको तो पता है और इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, सबका बनवाते हैं। मतलब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका नहीं बना। यहाँ तक हो गया है कि जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसके आधार हर दिन अपडेट होता है। तो वो कहीं ना कहीं तो इन लोगों ने वो चीज़ कर लिया है।
लेकिन यहाँ पे जो ये दस्तावेज मांग रहे हैं उसके हिसाब से ये नागरिकता जो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं है। बात ये है कि ये कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकार को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो हमें जन्मजात मिलता है उसके लिए हमें कोई कागज़ की दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है, वो बिना दस्तावेज के होता है। जो भी इस देश में रह रहे हैं, रहते आ रहे हैं, उनको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किस तरह से सरकार अपना पल्ला झटक ले या वो चुनाव में कुछ मत इधर उधर कर सके। मेरा दिखता है हमको, ये जो आपने कहा कि सरकार चाहती है पल्ला झाड़ना, हाँ वो किस तरह से सर, इसको कैसे बताएंगे आप? हाँ, ये आपने एक सही सवाल पूछा। अगर हम नागरिक रजिस्टर में नहीं रहेंगे या इसमें वोटर आई कार्ड में नहीं रहेंगे तो हमारा सब चीज़ जो है सो आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि राशन ख़त्म हो गया या फिर हम ट्रेन टिकट लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ लेने जाते हैं आजकल, तो आपको वो आधार नंबर चाहिए ही होता है। कहीं भी आपका पहचान पत्र ही वही हो गया है। हाँ, तो आपके पास जब ये नहीं रहेगा, ये कैंसिल हो गया, जब नहीं बना वोटर आई कार्ड तो आपका कैंसिल ही हो गया एक तरह से। और उसके बाद आप मतलब हम वोट देने से भी वंचित, वोट देने से तो वंचित हुए ही हुए। उसके बाद आप कहीं भी जाइएगा तो कोई आपका मान्य नहीं करेगा क्योंकि हमारा नागरिकता ही गुम हो गया। मतलब आप अपने शरणार्थी हो गए। हाँ, शरणार्थी हो गए। तो सरकार से जो भी आपको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे आप दूसरे देश भी जाने का कोशिश करते हैं तो आपको पासपोर्ट भी बनाना है तो वहाँ भी आपको आधार लगता है। कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ आधार कार्ड नहीं लगता है। तो आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो वो मकान की सुविधा ही लेता है, या कुछ लोगों को तो मिलता है, मान लीजिए राशन ही मिल रहा है, 5 ही किलो मिल रहा है, 5 किलो ही मिल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा उनका। और आप देखिए बहुत पढ़े लिखे घर में भी लोग दस्तावेज नहीं रखते हैं, और 87 के पहले का तो दस्तावेज आपको देना ही कठिन है। 87 के पहले का बोले, या पहले तो ऐसे भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था, बर्थ सर्टिफिकेट होता ही नहीं था। हम लोग के ज़माने में हमारे स्कूल सर्टिफिकेट में जो डेट लिखा गया वही डेट को मेरा बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता था। तो अब हम अपने पिताजी का कहाँ से लाएंगे और कहाँ से हम अपनी माताजी का डेट लाएंगे? तो आप कह रहे थे नागरिकता का, तो नागरिकता वो कहेंगे कि वोट देने, जब आप वोट नहीं दे सकते हैं तो आप नागरिक नहीं हैं मेरे, और नागरिक नहीं है तो आपको कोई भी सुविधा इस देश की मिलने वाली नहीं है। मतलब शिक्षा पाना, रोजगार पाना, नौकरी करना, हाँ, ये सब सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप फिर कहला सकते, हो सकता है कल को ये भी कहा जाए कि भगेड़ हैं आप, घुसपैठिया है या भगेड़ है, जो भी कहा जाएगा आपको, तो ये भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो कार्ड रहने पर भी, चीज़ रहने पर भी बहुत सी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और जब नहीं रहेगा तब तो सवाल ही नहीं है, कोई जिम्मेवारी ही खत्म हो गई सरकार की। लिखित रूप से तो जिम्मेवारी खत्म हो ही गई। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो है कुछ अपर तबके के लोगों का सुरक्षा करने के लिए देश के करोड़ों लोगों का जो नागरिकता समाप्त कर रही है? हम ये कहेंगे कि ये सत्ता के नशा में, मतलब सत्ता को किस तरह से बनाए रखें, सत्ता को बनाए रखने के लिए कि लोग डिमांड ना करें, लोग मांग ना करें, लोग हड़ताल ना करें, लोग हल्ला ना करें, मतलब उनको किसी तरह से दबाव में रखा जाए। दबाव में रखा जाएगा तो फिर इनको सत्ता चलाने में, मनमानी करने में ऐसे ही आसानी हो जाएगी। अभी तो कम से कम ये कहीं से भी बोल रहे हैं कि 141 करोड़ जनसंख्या है भारतवर्ष का, कल से नहीं बोलेंगे, वो भारतीय नहीं है, ये भी हो सकता है। मेरा जी एक चीज़ ये हुआ, आप बार बार अमित शाह संसद में बोलते रहे हैं कि भारत में करोड़ों घुसपैठिया है। हाँ। एक खबर भी आई थी बीच में कि भारत में 100 करोड़ घुसपैठिया है, अमित शाह के हवाले से आया था। तो क्या लगता है कि देश के करोड़ों नागरिकों का जो नागरिकता समाप्त करेंगे तो उसको किस तरह से ये चाहते हैं डिजाइन करना? क्या उपनिवेश बनाना चाहते हैं देश के अंदर में, गुलामों का एक देश के अंदर गुलामों का देश? ये आप कह सकते हैं, जब हमारे पास प्रमाण का ही कमी रहेगा तो सत्ता जो भी चाहे कर सकती है। आज तो आप पुलिस को भी देख लीजिए, रास्ता चलते आदमी को पकड़ के पीटती रहती है किसी बहाने से, और पुलिस राज एक तरह से हो ही गया है।
और आप कोई किसी को भी कोई मार के चला जाता है, क्योंकि ऐसे भी जो प्रशासन है सो वो सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द ही काम कर रहा है और सत्ता के लिए ही काम कर रहा है। सत्ता के मतलब जो है चुनाव जो भी जीत करके आए हैं, जो भी शासन में है, उनके लिए ही काम कर रहा है। मतलब कहना ये हो गया मीरा जी कि देश में एक देश में दो भारत हो जाएगा, एक अधिकार संपन्न भारत जो नागरिक कहलाएंगे, एक अधिकार विहीन भारत जो हम लोग गुलाम कहलाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो करोड़ों लोग गुलाम बनाए, जैसे जैसे बिहार चुनाव में ही अगर बिहार की आबादी 8 करोड़ माना जा रहा है, 8.25 करोड़ लगभग वोटर लिस्ट में जो मतदान करेंगे, तो उसमें लगभग 20% को हटाया जा रहा है। मतलब 20% को मान लिया हम 2 करोड़ के लगभग होगा, तो 2 करोड़ लोगों की नागरिकता जो है समाप्त की जाएगी। तो क्या आपको ये लगता है कि ये अधिकार विहीन लोग जो जिनका नागरिकता समाप्त किया जाएगा, क्या ये लोग अराजकता पैदा कर सकते हैं या विद्रोह कर सकते हैं, या जैसा कि कहा जाता है कि माओवादियों के साथ जाकर के ये लोग मिल सकते हैं? क्या लगता है आपको? विद्रोह तो लोग करेंगे ही। आप बताइए कि पूरे दुनिया से अभी क्या हो रहा है। ईरान में लड़ाई हुई तो ईरान से भारतीय भाग करके भारतवर्ष वापस आ रहे हैं। आप उसी तरह से यूक्रेन का देख लीजिए, रूस का देख लीजिए, आप बहुत सारे देश से, जैसे अभी इराक से भी लोग भागे थे, भाग करके आए थे। और अभी तो पूरे दुनिया में मतलब युद्ध चल रहा है, एक तरह का युद्ध चल ही रहा है। तो ये पूंजीवाद का संकट है, और पूंजीवाद का संकट ये है कि वो कॉलोनी बनाता है। तो कॉलोनी तो हम लोग एक तरह से बन चुके हैं, आर्थिक कॉलोनी कहिए या जो कहिए, मतलब आर्थिक उपनिवेश हम लोग एक तरह से मल्टीनेशनल कंपनी के और बड़े बड़े देशों के हम बन चुके हैं। हम किस तरह से अमेरिका की बात में हर काम करने लगे हैं, वो तो साफ दिखाई देता है? तो उस स्थिति में आप कहिए कि उपनिवेश तो हम लोग हैं ही, वो डिक्लेयर नहीं है, उसकी मतलब सूचना नहीं है, लेकिन वो तो है, क्योंकि हमारे जितने पॉलिसी हैं और जो कुछ भी है रोज़ सुबह शाम आजकल तो खुलेआम दिखने लगा है, क्योंकि ट्रम्प का जो शासन है वो तो वही करवाता है, खुलेआम बोलता भी है। हाँ, खुलेआम बोलता भी है और उस तरह से काम को करवाता रहता है। तो आप जैसे देख लीजिए, इसीलिए माओवाद भी इतने जोर से पनपा, और वो मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी सघन रूप से था, या पता नहीं, अभी मुझे मालूम नहीं कि कितना कहाँ पे है, क्योंकि माओवाद के नाम से आदिवासी मारे जा रहे हैं। हाँ, तो जो आदिवासी मारे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, जंगल से निकाले जा रहे हैं, तो जंगल से क्यों, जंगल में इतना सीआरपीएफ फोर्स रखने की क्या जरूरत पड़ी है सरकार को? वो वहाँ से खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, और खनिज पदार्थ निकाल करके वो मल्टीनेशनल कंपनी को बेच रहे हैं, जिसका कि हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, हमारे देश को भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए फ़ायदा नहीं होता है कि वो प्रॉफिट भी ले जाते हैं, वो निकाल के भी ले जाते हैं, और वो ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं कि उसमें आदमी को नौकरी भी नहीं मिलता है, और ना ही उनको मल्टीनेशनल्स ही नहीं, बहुत सारी कंपनी ऐसी है, और उसमें लोगों को यहाँ रोजगार भी बहुत निम्न स्तर का रोजगार मिलता है। रोजगार तो कम मिलता है, कम तो मिलता ही, और निम्न स्तर कहने का ये मतलब है कि उनको पॉल्यूशन में काम करना पड़ता है, तो और ख़तरनाक जगह पे काम करना पड़ता है। तो उपनिवेश तो यही होता है ना, कि हम अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी सकते हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है, हमारे खाने की व्यवस्था नहीं है, हम इतना नहीं कमा सकते हैं, रोजगार नहीं इस तरह का कर सकते हैं जिससे कि हम अपना उचित भरण पोषण कर सके और बाल बच्चे को पढ़ा लिखा सके। तो उपनिवेश तो यही होता है, उपनिवेश कुछ दूसरा तो होता नहीं, क्योंकि हमारा जो मुनाफा होता है, हमारा जो संसाधन, उसकी लूट तो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल्स ही कर रही है ना। आप चाहे उड़ीसा की बात ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में भी अभी कोयला का खदान दिया गया है, अडानी कंपनी को दिया है, और वहाँ पे मारे जा रहे हैं आदिवासी लोग। पिछले 2 सालों में करीब करीब माओवाद के नाम पे 1000 लोग मारे जा चुके हैं। तो कश्मीर में भी अभी पहलगाम की घटना घटी नहीं, अब कश्मीर में पकड़ धकड़, नकली मुठभेड़ और नकली फ़ोटो खींच करके कोई वहाँ का नागरिक है उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है बंदूक के साथ, कहा जाता है कि ये आतंकवाद है। आतंकवाद का
ORG क्या है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ मिलिटेंट्स, एक तरह का ये दे दिया, टर्म दे दिया है, और उनको पकड़ के ले जाती है, जेल में रखती है, फिर छोड़ती है, फिर रखती है, फिर छोड़ती है, फिर रखती है। उनका जीवन ही एकदम बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो गया, नाश हो गया उनके जीवन का। कोई मर गए हैं तो कोई कमाने वाला नहीं है, और जब पुलिस थाना बुलाती है तो उनको जाना पड़ता है। वही चीज़ ये छत्तीसगढ़ में तो महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ। महिलाओं को पकड़ लेते हैं, महिलाएं चिल्लाती हैं कि हमको मार दो, लेकिन पुलिस या CRPF या कोई पकड़ के ना ले जाए। उनके साथ व्यभिचार होता है और उनको बहुत कष्ट दिया जाता है, और कष्ट के बाद मतलब कष्ट से ही मर जाती है। मेरा जी एक बताइए आपको, जैसे कि जिस तरह से आदिवासियों के साथ आज पुलिस व्यवहार कर रही है, कल को जब यहाँ के जो 2 करोड़ नागरिक बिहार के जो नागरिकता से वंचित कर दिए जाएंगे, और जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा इस नियम को, तो मतलब जब बिहार में 2 करोड़ लागू बाहर के जा रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरे 28 राज्य है, तो मतलब मान लीजिए कि 40-50 करोड़ से ऐसे आदमी बाहर कर दिए जाएंगे, तो इतने करोड़ लोग, क्या उनकी स्थिति भी आदिवासियों की भांति नारकीय जीवन हो जाएगी? क्या लगता है आपका? आज तक तो आदिवासी हैं, अब इनका भी बारी है। हाँ, कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा तब तो बिल्कुल होगी ही, उस तरह की स्थिति होगी। आप मामूली कोरोना के समय का ही आप देख लीजिए कि उनकी स्थिति क्या थी। मतलब वो पैदल चल के आ रहे थे, कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं। इन लोग के भाजपा सरकार की जितनी भी कार्यक्रम रहती है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि नागरिक को जितना कमज़ोर बनाया जा सके बनाते हैं ये लोग। हर समय उसी तरह का। आपको ठीक है, कोरोना में नहीं मिलना था, नहीं किसी से लोग को अलग रखना था, तो इस तरह से जो विवेकहीन मतलब बंदी लागू किया गया। बंदी लागू करने से सिर्फ गरीबों को लॉस नहीं हुआ, जो बिजनेसमैन थे, जो अमीर थे, उनको भी लॉस हुआ, बहुत लोग को लॉस हुआ, क्योंकि उनका कारखाना बंद पड़ा रह गया, किसी का दुकान बंद रह गया, किसी का पूरा दुकान ही कीड़े लग करके और वो पूरा खराब हो गया, सामान खराब हो गया। कई तरह की बातें हुई ना। वो काम छोड़ के गए तो इतना लोग पैदल नहीं चल सकते, तो कुछ रास्ते में मर गए, कुछ ऐसे ही कुछ उनके साथ दुर्घटना हुई। करोड़ों लोग मरने की खबर आ रही है। तो हाँ, उसमें भी हुआ कि 40 लाख, वो अखबार ने छाप दिया था, 40 लाख लोग मरे। क्या नाम है भाई ये आपका दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर पर भी हमला हो गया और बहुत समस्या उनके साथ भी। दैनिक भास्कर ने यही छापा था कि 40 लाख लोग मरे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनका जो कार्यक्रम रहता है, उस कार्यक्रम में ऐसा ही आप देखते हैं। नोटबंदी में भी देखते हैं कि लोग मरे, नोटबंदी में भी काम खत्म हो गया लोगों का, तो इसमें भी वही होगा कि लोग दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो जो भी काम आप जितना भी पैसा दीजिए नहीं दीजिए, काम तो करेंगे ही। तो वो एक तरह से उपनिवेश के साथ ही, अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेज लोग यही ना करते थे, यहाँ पर थे तो मार मार के काम कराते थे, या लूट लेते थे, खेत लूट लेते थे, चीज लूट लेते थे, अनाज लूट लेते थे। यहाँ से कच्चे माल जो है सो इंग्लैंड जाया करता था, वहाँ पे फिर माल तैयार होता था। ये उसी तरह का एक उपनिवेश चल रहा है। तो आपकी जब सारी सुविधाएं खत्म हो जाएगी, जब आपके मतलब रहने का नहीं रहेगा, जब आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और आपके खाने का भी भरण पोषण ही खत्म हो जाएगा, तो वो एक तरह का उपनिवेश ही हुआ। बता दूं मैं दर्शकों को कि मीरा जी एक अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्र इनका सब्जेक्ट रहा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये चीज़ों को डिस्क्राइब कर पा रही है। मीरा जी बताइए हमको आप कि आपने मैंने शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि उपनिवेश के अंदर उपनिवेश, मतलब भारत एक आर्थिक उपनिवेश है दुनिया के तमाम देशों का। इसमें माओवादी लोग बोलते हैं कि भारत जो है अर्ध औपनिवेशिक देश है, आज ही बोल रहे हैं। तो अब आपको लग रहा है कि मतलब उपनिवेश के अंदर एक उपनिवेश बनाया जा रहा है गुलामों का। ये जी बिल्कुल। हम लोगों ने, जैसे हमारे देश में क्या है, हम लोगों ने पूंजीवादी विकास पथ अपनाया है, आज़ादी के बाद से ही अपनाया है, इसका प्रमाण मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये बात ऐसी ही कही जा रही है। हम लोग कॉमनवेल्थ में चले गए आज़ाद होने के बाद। तो कॉमनवेल्थ में हम क्यों गए? क्योंकि वो हमारे पॉलिसी को गाइड करते रहते हैं समय समय पर।
और अब तो अमेरिका खुल के आ गया, सामने आ गया, बहुत सारी बातें आ गई। और हम कर्जदार कैसे बने, उसकी पूरी एक लंबी प्रक्रिया है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी और लोन और दे करके फिर लोन का जो सूद होता है, इससे हम लोग को कर्जदार बनाया। लोन का सूद और जो टेक्नोलॉजी की शर्तें होती है, बेमेल शर्तें होती हैं, उससे हम लोग को कर्जदार बने। और धीरे धीरे हम इतने कर्जे में फंस चुके हैं कि अब वो जो कहते हैं, जैसे अमेरिका जो कहले ये इंग्लैंड, फ्रांस, नहीं, आपको मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक हो गया, और आपका ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो लोग जो कहते हैं हम लोग करते रहते हैं। तो वो सारी एजेंट किसकी है? एजेंट तो इन्हीं की है ना, जो साम्राज्यवादी देश है, जैसे यूरोप है और अमेरिका है। तो इन लोग की ही बात में हम काम करते रहते हैं। क्यों नहीं हम चीन के बात में करते, या चीन हमको कुछ करने को कहता है? ऐसा नहीं है कि चीन हमको डिक्टेट करता और हम करते रहते हैं, या रूस हमको डिक्टेट करता हम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी सुना, कभी देखा? तो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने शुरू की और वही चल रहा है अभी भी। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी नया जो चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया है NRC वाला चीज़ करने का, और मतदाताओं सूची से 20 करोड़ लोगों को, 20% लोगों को नागरिकता खत्म करने का, तो ये इसमें मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का हाथ होगा? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना मुश्किल है, और ये अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आप अगर किसी को एक कागज़ थमा देते हैं, भले आप उसको नोटिस करें या ना करें, तो सरकार से लोग ऐसे ही डरता, हमेशा धमकाती ही रहती है। हम ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग में कम धमकी सुनते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी मुड़ी सर झुका के काम करते हैं। ये कितने लोग हैं जो स्पष्ट रूप से सरकार के विरोध में बोल सकें? बोलने के लिए भी उनको बोलेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो इसलिए लोग बोलने से भी परहेज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इनका अपना है, ये तानाशाही है एक तरह का, मतलब कि लोग गुलाम की तरह खटते रहे और हम अपना ऐश करें, इनके बलबूते पर ही ऐश करें। क्योंकि शारीरिक फिजिकल वर्क जो होता है, या आजकल तो मेंटल वर्क भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे जो लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या व्हाट्सएप या तरह तरह के जो ऐप हैं, उससे जो काम हो रहा है, तो उसमें भी जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो मजदूर की तरह खट रहे हैं। जो वेतन उनको यूरोप में मिलता है, जो वेतन अमेरिका में मिलता है, अमेरिकन को मिलता है, यूरोप में यूरोपियन को मिलता है, वो इंडियन को नहीं मिलता है। तो आप तो कॉलोनी है ही, मतलब आप यहाँ रह करके भी अगर किसी अमेरिकन कंपनी का काम कर रहे हैं, तो वो फैसिलिटी है ही नहीं, जो वो सुविधाएं नहीं मिली है जो कि अमेरिका में अमेरिकन कंपनी देती है या ये करती है। हालांकि वहाँ भी अभी चूँकि पूंजीवाद की एक सीमा है, पूंजीवाद की सीमा ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है मशीन के द्वारा करवा रहा है, तो लोग तो छटते जा रहे हैं ना, लोग को नौकरियां नहीं मिल रही। तो मेरा ये चीज़ मुझे लगता है कि माओवादियों का जो बड़ा आरोप है अर्ध औपनिवेशिक देश है, वो आरोप सही है। लेकिन मुझे एक चाहिए, मैं कांग्रेस के लोगों से मिला था अभी कल परसों, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई ये क्यों लागू किया जा रहा है। मुझे कहना हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग एक्सपोज हो गई मोदी के पक्ष में, फर्जी वोटर तैयार करने का, फर्जी आंकड़ा बनाने का, हारे हुए सीट पर जिताने का, या सीधा सीधा चुनाव आयोग जो माने मोदी के तरफ काम कर रहा है, चुनाव आयोग मोदी का ही है, क्योंकि आपको इसमें 3 पक्ष होता है। CGI निकाल के फेंक दिया बाहर। हाँ, बाहर दो भाजपा का हो गया, एक प्रधानमंत्री मोदी हो गए, एक अमित शाह हो गए, एक राहुल गांधी हो गए, तो 2 आदमी तय किया है कि भाजपा का चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग अपनी बेइज्जती से बचने के लिए जो है इस प्रबंधा को लागू किया है। देश के करोड़ों जो भूमिहीन गरीब किसान जो हैं, जो भाजपा इतर वोट करते हैं, RJD को या कांग्रेस को वोट करते हैं, उनका वोट बैंक कट जाए, भाजपा जीत जाए। क्या लगता है, ऐसा सही है? हो सकता है, ये भी हो सकता है एक षड्यंत्र कि मतलब जो समर्थ नहीं है, जो समर्थ नागरिक नहीं है, तो वो
अगर सही भी काम करते हैं, मान लीजिए कि हमने ही अगर अपना नाम पुनरीक्षण के लिए, इसको पुनरीक्षण बोला मैंने, रिवाइज कर रहा है वोटर लिस्ट, तो रिवाइज करने के लिए हमने ही दिया, लेकिन वो मेरा नाम क्या टाइप करते हैं, डेटा भरने वाला तो आदमी ही होगा ना, क्या भरते हैं नहीं भरते हैं वो तो हमको मालूम नहीं है। और फिर गलती का भी रहता है कि गलती हो गया, छूट गया, नाम नहीं गया, तो सैकड़ों तरह के बहाने हो सकते हैं ना नाम नहीं होने का, वो तो हमको दिखाने के बाद भी, मतलब इसीलिए ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपना थोड़ा साफगोई में ये काम कर रहे हैं, ये हम नहीं मानते। अच्छा तो ये बोलिए, आज से 57 साल पहले भारत के एक लीडर हुआ करते थे चारों मजूमदार, उन्होंने चुनाव बहिष्कार का नारा दिया था। ऐसी ही परिस्थिति में भारत तो नहीं सुना, लेकिन बांग्लादेश ने सुन लिया, और पिछले साल जो है शेख हसीना, जिनकी स्थिति यही थी, उन्होंने भी चुनाव आयोग को, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस विभाग को, सेना सबको पटिया लिया था, और उसके हिसाब से अपना चुनाव करवाती रहती थी। पार्टी ने, विपक्षी पार्टी जो था, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। क्या आपको लगता है कि भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके लिए अब ये मुफीद नारा है कि चुनाव बहिष्कार कर दिया जाए? नहीं, चुनाव बहिष्कार करने का तो हो सकता है, क्योंकि आप कितना पेपर बनाएंगे। पहली बात नागरिकता से है, नागरिकता सवाल है कि जब नागरिकता के लिए भी इनको पेपर चाहिए और फिर उससे भी नहीं वोटर लिस्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ही कुछ गड़बड़ है, बहुत भारी गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है उसमें तो मैंने अभी भी बात की कि बहुत सारे लोगों का नाम कट जाएगा, छूट जाएगा, बहुत लोग नहीं एंट्री करा पाएंगे, क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं, जो दस्तावेज दिए गए हैं 11 दस्तावेज, वो मिलना बहुत मुश्किल है। आधार कार्ड मिल जाए तो मिल जाए, बाकी चीज़ें तो नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में दस्तावेज की कमी से तो लोगों का नाम तो कट ही जाएगा, तो कट जाने पर तो फिर ये हो सकता ही है कि वो अब ये भी कर रहे हो। हाँ, बनाएगा ही। तो अगर वो लोग विरोध करेंगे तो उनको करना चाहिए, विरोध तो करना चाहिए कि इस तरह के दस्तावेज आप जब देखिए तब एक नया चीज़ लेके बैठ जाते हैं कि ये दस्तावेज बनाइए, वो दस्तावेज बनाइए। और हमारा आधार कार्ड का कहा था कि डेटा नहीं लीक होगा, और डेटा तो लीक हुआ, रोज फ्रॉड हो रहा है, आपका डाटा गायब हो जा रहा है, प्राइवेट कंपनी गायब कर रही है, और बना किसी आयोग के द्वारा। गायब नहीं कर रही, इसको बेच रही है अरबों खरबों रुपया में। हाँ, बेच रही, ये भी कह सकते हैं कि बेच रही है। तो इससे भी बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। अभी कुछ 2-3 साल पहले, 4 साल पहले की बात है कि एयरटेल ने, इकोनॉमिक टाइम्स का समाचार था, एयरटेल ने ये जो आपको गैस का सब्सिडी मिलता है उससे आधार कार्ड से ले करके वो सारे पैसे गवर्नमेंट के करीब 4,000 करोड़, एक दो नया पैसा नहीं, वो अपने अकाउंट में कर लिया था। और उसके बाद वो न्यूज़ नहीं आया उसका क्या हुआ। और अगर एक साधारण आदमी 100 रुपया भी सरकार का लेके चल दे तो उस पर सोचिए कि वो जेल चला जाता। 100 रुपया कौन पूछता है, 10 रुपया भी लेके चला जाए गैर कानूनी तरीके से तो जेल चला जाएगा। तो ये फ्रॉड ही ना हुआ। हाँ, तो फ्रॉड तो खूब हो रहा है ऑनलाइन। अच्छा, मेरा ये बताइए हमको आप, अगर ये सरकार चुनाव बहिष्कार में, सरकार के विरोध में जो मुख्य दल है, एक तो आप ना राइट टू प्राइवेसी, मुझे याद पड़ा अभी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो आपका निजता का अधिकार का हनन है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि आपने आँख की पुतली का भी ले लिया फोटो, उसके बाद 10 उंगली का फोटो ले लिया, और किसका फोटो किसके उंगली पे लग जाएगा, किसके कहाँ पे लगेगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। गलती तो कुछ भी हो सकता है ना, कल को आपका ये गलती होगी। जैसे अभी प्लेन एक्सीडेंट हो गया, बोइंग का एक्सीडेंट हो गया अहमदाबाद, अमित शाह ने कहा कि इस पर तो किसी का कोई ये नहीं है, ये तो एक्सीडेंट तो कोई कहा नहीं जा सकता है, ये तो हो जाता है? कह दिया ना। हर मामले में से ट्रेन वाला एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी वही कह देते हैं। अब बाद में निकलता है कि भाई मशीन खराब था, जो ऑटोमेटिक मशीन था वो भी, उसकी भी मरम्मती चाहिए, उसको भी देखने के लिए आदमी चाहिए, हैं, उसके लिए भी एम्प्लॉय चाहिए। तो एम्प्लॉय तो आपने कम कर दिया, तो देखभाल तो मशीन का होगा नहीं, देखभाल नहीं होगा तो नेचुरली वो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन पे सिग्नल ठीक से काम नहीं किया, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन पे चढ़ गई। कितने सारे एक्सीडेंट हुए इस तरह के, हैं। आपको तो आदमी काम नहीं करे, इससे मतलब है आप आदमी का छटनी कर रहे हैं, आप वर्कर रखना ही नहीं चाहते,
वो कंपनी के साजिश के कारण, क्योंकि कंपनियों का मशीन बिक रहा है, कंपनी का मशीन बेच करके आप कहते हैं कि सब काम तो हो ही रहा है, ठीक से हो रहा है, लेकिन ठीक से कहाँ हो रहा है, आप ये हमको बताइए। मुझे लग रहा है एक चीज़ और कि जिस तरह से बिहार के कम से कम 20 करोड़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 करोड़ नागरिकों की नागरिकता समाप्त होगी, पूरे भारत के नागरिकता समाप्त होगी, तो गुलाम स्थिति होगी। तो हमको लगता है कि क्या माओवादियों का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा इन लोगों के साथ जाकर के? ये इस सवाल इसलिए ही महत्वपूर्ण है मेरा जी कि अमित शाह ने घोषणा कर दिया है कि 31 मार्च से 2026 तक माओवाद को पूरे भारत से मिटा देंगे। तो इस संदर्भ में आप जवाब दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो खत्म हो जाएगा और हम खत्म कर देंगे, और ये देखिए वो तो पकड़ाते नहीं हैं। पहली बात, माओवादी बहुत कम पकड़ाते हैं। अब आपने 1 करोड़ का इनाम दे के रखा है, तो इस कारण से आपने बसवराज को मतलब आंध्र प्रदेश में, सॉरी बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में आपने पकड़ के मार दिया। तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ कितना पैसा है आपके पास, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, ये भी एक प्रश्न है। इतना ही पैसा आप स्कूल बनवाने पे खर्चा कर देते, इतना ही पैसा आप पानी मुहैया करवा देते, पीने का पानी कम से कम मुहैया करवा देते हैं। तो वो सब तो है नहीं, आप खाली रोड बनाते हैं। रोड किसके लिए बनाते हैं? आपको खदान से सामान ले जाना है, खनिज निकाल के ले जाना है, तो खनिज निकाल के ले जाना तो रेलवे से आप ले जाइएगा, रेल से ले जाइएगा, चाहे समुद्र के जहाज से ले जाइएगा, तो उसको आप ट्रांसपोर्ट कीजिएगा ना। और कारखाना के सामान को भी गांव तक पहुंचाते हैं ना आजकल। वो आप क्या बोलते हैं, सैचेट जो होता है, 1-1 रुपया 2-2 रुपया का शैम्पू का और पान मसाला का, वो गांव तक आपको मिलेगा। तो उसके लिए तो ट्रांसपोर्ट चाहिए ना आपको। तो आप रोड बनवाते हैं, आप स्कूल कहाँ बनवाते हैं, आप नदी नाला कहाँ साफ कराते हैं? आप कारखाना का पानी नदी में गिरा देते हैं, जिससे बीमारी होता है, लोग मर रहे हैं, वो अलग है। आप ये सबसे बड़ा उदाहरण है आपका ये भोपाल का गैस त्रासदी। भोपाल का गैस त्रासदी में क्या हुआ था? भोपाल के गैस त्रासदी से जो गैस निकला, उसका किसी को जवाबदेह बनाया गया? किसी ने दिया क्या मुआवजा अभी तक पूरी तरह से? नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि मल्टीनेशनल्स कंपनी या विदेशी कंपनी किस तरह से भारत को लूट रही है, दोनों तरीके से लूट रही है, क्षति पहुंचा रही है। वो पुराने टेक्नोलॉजी ला करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी में तो पैसा ज़्यादा लगेगा, या फिर आपको पर्यावरण को बचा के काम करना है तो ज़्यादा पैसा खर्च होंगे। हाँ, आपको कई तरह के उपाय करने होंगे, तो वो तो आप करते नहीं हैं। और ना ही जो लोग वहाँ से उजड़ते हैं, जिस स्थान पे आपका काम हो रहा है, तो उनको आप कुछ भी नहीं देते हैं। नहीं देने के लिए आपने सीधे माओवाद बोल के मारना शुरू कर दिया। सब माओवाद थोड़े है, माओवाद बढ़ सकता है या ये खत्म नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ेगा, ये बात नहीं कह सकते, लेकिन ये खत्म नहीं। माओवाद तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं वो नहीं, मेरा आदिवासी जो है, मुख्य रूप से आदिवासी या वो लोग, वो तो जमीन जंगल इसी की लड़ाई कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की ही लड़ाई कर रहे हैं। फिर उनका ठीक है ना, उनको आप जो चीज़ निकालना चाहते हैं या जो चीज़ करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन किसी को उजाड़ के नहीं, स्कूल लगा करके या फिर वहाँ पे उनके जो समुचित सुविधा है, सरकारी सुविधा दे करके निकालिए, लेकिन वो तो नहीं होता है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था मेरा जी। मेरा सवाल ये था कि वहाँ के लिए ठीक है, नहीं आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो शिक्षा नहीं मिलेगी, वो तो क्रांति करेंगे, मतलब हाँ क्रांति करेंगे, लड़ेंगे, लोग छोड़ेंगे थोड़ी। कहाँ जाएंगे? आखिर उनके पास तो और कोई विकल्प है नहीं, लड़ना ही उनके पास एक मात्र विकल्प रह जाता है। बिल्कुल। मीरा जी, आपने बहुत चीज़ें बताई है और कई चीज़ों को हम और इनसे बात करेंगे। अब लंबा समय भी हो रहा है, और इसमें हम एक चीज़ कहना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, और अगर इस प्रक्रिया को जिस तरह से जारी किया गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा अगर, तो माओवादी को 31 मार्च तो ख़त्म करने के बाद तो भूल जाइए। ये जो बाकी लोग जो बचेंगे, जो गुलाम की ज़िंदगी जिएंगे, मतदान के अधिकार से बेबचित रह कर दिए जाएंगे, नागरिक तक नहीं रहेंगे देश के, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से हटाए जाएंगे, तो ये लोग तो फिर माओवाद का आसरा लेंगे, सहारा लेंगे, हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो हो देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो साफ दिखता है वो ये दिखता है कि माओवादियों का जो ये स्लोगन था, भारत एक अर्थ औपनिवेशिक कंट्री है,
यह कहीं न कहीं सच होता हुआ दिख रहा है, अभी के भी विश्लेषण से और पहले के भी विश्लेषण से। मीना जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने जवाब दिया और आपने बहुत सी चीज़ों दिखाया भी डॉक्यूमेंट में, क्या डॉक्यूमेंट किस तरह से मांगा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद रविंद्र। ये देखने की बात है और आप जब देखिए, लाइक इस बात को शेयर कीजिए और सोचिए, अगर लगता है तो आप उसमें कमेंट कीजिए। नमस्कार।